अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दिस इज़ मंसूर साहिर और मैं अपने प्रोग्राम इलेक्शन के साथ एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। और हम बात करेंगे आज कराची ग्रैंड अलायंस के डेलीगेशन से। इनके चेयरमैन असलम ख़ान साहब यहाँ मौजूद हैं और इनके जो नुमाइंदे हैं मुख्तलिफ़ हलक़ों से, उबैदुर्रहमान साहब हमारे साथ मौजूद हैं और मंजूर शेख साहब मौजूद हैं। तो मुझे आरिफ शफीक का एक शेर याद आता है। उन्होंने कहा था कि रौंद के गुजरा है एक लश्कर मुझे, बाग था अब जंग का मैदान हूं, और कह रहा है ये कराची चीख कर जालिमों मैं भी तो पाकिस्तान हूं। जी असलम खान साहब, आपने कराची का नारा लगाया, कराची ग्रैंड अलायंस बनाया, इंतखाबात में कूद गए, क्या एजेंडा है? एजेंडा हमारा तो सिर्फ एक ही है, कराची। जो कराची के साथ होने वाली ज्यादतियाँ हैं उसकी निशानदेही करना। और इलेक्शन में भी हमने देखे ना, अब इस कराची शहर के साथ ये ज्यादती हो रही है कि 140A के तहत जो अख्तियारात कराची शहर को लोकल गवर्नमेंट को मिलने चाहिए थे, जो आइन में है, आइन में होने के बावजूद आज तक नहीं मिले। जब मैं लोगों से कहता हूँ कि भाई हम कराची को अलग इंतज़ामी यूनिट बनाना चाहते हैं, तो वो कहते हैं यार आप तासुब कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो मैं बोलता हूँ यार तासुब इसमें क्या है? कराची पाकिस्तान के अंदर 29 यूनिट है, 29 इंतज़ामी यूनिट बनाया जाए, कराची को भी एक अलग इंतज़ामी यूनिट बनाया जाए। फिर लोग कहते हैं कि आपके पास अक्सरियत नहीं है, आप कैसे असेंबली के अंदर पास करा सकेंगे? तो मैंने कहा भाई भावलपुर का तो पास हो चुका है, आज तक जो है ना सराय सूबा नहीं बन सका। 3 साल हो गए, 4 साल, 3 साल से ज़्यादा हो गए सराय सूबे को अप्रूवल हुए, कौमी असेंबली तमाम वहाँ सेक्रेटेरिएट बन गया, मुल्तान के अंदर सेक्रेटेरिएट बन गया, लेकिन आज तक सराय सूबा जो है ना वर्क नहीं कर रहा है। मैं सवाल करता हूं क्या ये सियासी लॉलीपॉप्स नहीं होते हैं जो दिए जाते हैं, जैसे जुनूबी पंजाब वालों को दिया गया है? ये तो लॉलीपॉप है अगर आप इसको देखें। मतलब अगर आप यूं कहें कि करना तो कोई नहीं चाहता, या करना चाहता है? करना चाह रहा होता तो अब तक हो चुका होता ना। अब मुझे बताए ना, 1000 सूबा बनना चाहिए, तमाम सूबे बनने चाहिए ना, ताकि लोगों को इंसाफ उनके दरवाजे में मिल जाए और इससे तासुब खत्म होगा। ये जफर अंसारी साहब का फार्मूला था और बहुत अच्छा फार्मूला था कि पाकिस्तान में उस वक्त 22 यूनिट थे, आज 29 यूनिट है, इस्लामाबाद 30, गिलगित बल्तिस्तान 32, कश्मीर को मिला दो 3, 35 इंतजामी यूनिट बनाए आप, लोगों को इंसाफ उनके दरवाजे में मिलेगा, तासुब खत्म होगा और मुल्क तेजी से तरक्की करेगा। क्योंकि इंतजामी यूनिट में दौड़ लग जाएगी ना कि भाई हम भी करें काम, हम भी करें, हम भी करें काम, हम भी करें काम, बेहतरी आ जाएगी। क्या पाकिस्तान का मौजूदा सियासी स्ट्रक्चर जो है वो इस बात का मुतहम्मिल हो सकता है जो डिमांड आप कर रहे हैं? देखिए क्यों नहीं हो सकता, सियासी स्ट्रक्चर को ही तो सारा काम करना था जो नहीं कर रहे। अगर वो मुतहम्मिल क्यों नहीं हो सकता? मुतहम्मिल क्या होना चाहिए उनको, ये काम उन्हीं की जिम्मेदारी है, सियासी लोगों की तो जिम्मेदारी है। सियासी लोग जो है अपनी जिम्मेदारी से बच रहे हैं, क्यों बच रहे हैं? अगर उन पर कोई प्रेशर है तो बताएं, वरना सियासत छोड़ दे, अपने घर बैठे। इससे बेहतर है कि जब लोगों के काम नहीं कर सकते, लोगों को इंसाफ नहीं दिला सकते, लोगों को उनकी नौकरियां नहीं दिला सकते, उनको तमाम चीजें नहीं कर सकते, तो इससे बेहतर है सियासतदानों को चाहिए अपने घर बैठे। अभी भी मैंने उस दिन भी टेलीविजन पे इंटरव्यू में यही कहा था कि लोग कह रहे हैं यार कि इलेक्शन जो है हो रहे हैं और इलेक्शन में किसी एक पार्टी को जिता दिया जाएगा, फेयर नहीं होंगे, ये नहीं होगा। तो मैंने बोला यार फिर तो इस इलेक्शन होनी नहीं चाहिए। और मैं आज भी अपनी इस बात पर कायम हूँ, 5 साल से कह रहा हूँ कि पाकिस्तान में जमहूरियत फेल है, पाकिस्तान में जो है असेंबली का निज़ाम फेल है, पाकिस्तान में पार्लिमानी निज़ाम नहीं होना चाहिए, पाकिस्तान के अंदर सदारती निज़ाम होना चाहिए। ये बड़ी 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 डिबेटेबल हवाले हैं खान साहब, जो आपने जिक्र छेड़ा कि सदारती हवाले होने चाहिए और पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत फेल हो गया है। आगे बढ़ के थोड़ा सा बात करते हैं, यूथ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं उबैद, क्या समझते हो कि जो खान साहब कह रहे हैं, एक तवील अरसा है जिसमें पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत पाकिस्तान में राइज रहा, और आज की यूथ क्या सोचती है, आप क्या समझते हैं कि क्या पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत फेल हो गया है? जी बिल्कुल, मैं यही समझता हूँ कि पार्लियामेंट पाकिस्तान की फ़ेल हो गई है, क्योंकि जस्टिस डिलीवर नहीं हो रहा, लोगों को उनके हुकूक नहीं मिल रहे हैं, और आपके सामने सारी चीज़ें, मामलात कितने बुरे हैं। एजुकेशन सिस्टम हमारा फ़ेल हो चुका है इस वक्त। आप अगर देखें तो स्कूलों में ताले लग गए हैं, पहले पार्टी सिस्टम से, अभी भी वो राज कायम है।
टीचर्स डरते हैं स्कूलों में जाने में। जिस जगह पर टीचर्स हैं वो अपनी बात करते हैं, स्टूडेंट्स को नहीं समझते, स्टूडेंट्स की बात को नहीं माना जाता, एजुकेशन नहीं दी जा रही। बहुत सारी जगहों पर सिर्फ और सिर्फ टीचर्स जो हैं वो सैलरीज ले रहे हैं लेकिन स्कूल नहीं जाते, उनको पता भी नहीं होगा कि हमें कौन से सब्जेक्ट के लिए हम प्रोफेसर हैं या टीचर हैं, सिर्फ बैठ के सैलरीज ले रहे हैं। वो इस वजह से ही हमारा एजुकेशन सिस्टम फेल है। जब तक एजुकेशन को हम मजबूत नहीं करेंगे, हम अपनी यूथ को मजबूत नहीं करेंगे, एजुकेशन सिस्टम मजबूत होगा तो हमारे लोग आगे बढ़ के अच्छी जगह पे जॉब करेंगे। जब पढ़े लिखे तरीके से लोग नए आइडियाज़ देंगे और पढ़े लिखे लोग, यूथ जब आगे आएगी, और इलेक्शंस में मैं कहूँगा कि हिस्सा लें ज़्यादा से ज़्यादा यूथ, ताकि हम भी अपनी बात जो है वो आगे तक पहुँचा सके। अगर हमें मौका मिले तो हम भी असेंबली में एक रिप्रेजेंटेटिव बन के अपनी बात पहुँचा सके कि यूथ भी पाकिस्तान का हिस्सा है। नहीं, यूथ के ही हवाले से तो देखें, अभी जो एक तब्दीली का नारा लगा के एक जमात जो है वो आई थी, बरसर इख्तिदार आई, सारे मामलात हुए, यूथ की अहमियत से तो सरफ नज़र नहीं हो सकता है। और आबादी मुसलसल बढ़ रही है, ये भी एक बड़ा मसला है। मैं शेख साहब की तरफ आऊँगा। शेख साहब, आबादी बढ़ रही है और कराची की आबादी, चूँकि आप कराची को फोकस करते हैं, कराची का दिल बहुत बड़ा है। कराची का दिल इतना बड़ा है कि पूरे पाकिस्तान से लोग आते हैं और इसमें समा जाते हैं। तो बढ़ती हुई आबादी, खास तौर पे कराची, इस पे क्या फोकस किया है कराची ग्रैंड अलायंस ने? बेसिकली कराची की बढ़ती हुई आबादी की बात की आपने, तो मैं कहूँगा कि कराची की बढ़ती हुई आबादी माँ है बेसिकली कराची, जिसने सबको समोया हुआ है। मैं कहता हूँ कि कोई ऐसी पाकिस्तान की या कोई ऐसी यूसी नहीं होगी जिसका कोई ना कोई शहरी है, कोई ना कोई शख्स यानी कि कार्ड होल्डर, NIC कार्ड होल्डर, वो कराची में ना हो। ऐसा नहीं मिलेगा आपको, कहीं भी नहीं मिलेगा इस तरीके से, क्योंकि हमारे यहाँ थोड़ा सा फुकदान है। शहरी मामलात को मज़ीद बढ़ाना चाहिए। लाहौर सिटी है, इस्लामाबाद है, फैसलाबाद है और भी मुल्तान है, ये बड़े बड़े शहर हैं जिसमें मैं समझता हूँ कि डाइवर्जन होनी चाहिए, इंडल्ज होना चाहिए वहाँ पे इन लोगों को सबको। मगर एक बोझ जो कराची के ऊपर है उसको अब संभालना बहुत मुश्किल है। एक तरीके से आप बाहर निकले तो ऐसे लगता है जैसे अवाम का जंगल। तो इस जंगल को किस तरीके से हम लोग, ज़ाहिर है इसमें जंगल में हर चीज़ हम कहें कि जी पुलिस ही सब कुछ कर ले, या सेफ सिटी मंसूबा भी आ रहा है, अल्लाह करे कराची में आ जाए। कराची में अभी तक के बहुत तेज़ी से उस पर काम हुआ नहीं है और कुछ कोशिशें हुई हैं, मगर अभी तक मेरी नॉलेज यही है कि बहुत ज़्यादा बेहतर काम नहीं हुआ। होने की ज़रूरत है और जल्द अज जल्द होना चाहिए। तो जब तक ये सारी चीज़ें नहीं होगी, वारदातें, इसका इजाफा होता रहेगा, स्नैचिंग इजाफा होता रहेगा। इसके असरअंदाज कौन लोग हैं? कराची वाले। तो अब ये बहुत हो गया है और हमारी कोशिश यही है कि सारे मामलात को एक जगह करके कराची ग्रैंड अलायंस का जो लाए अमल है, जो मंशूर है, वो यही है कि जी तमाम लोग इस कराची को ओन करें। ओन करने के नारे लगते हैं मगर ओन करने के लिए कोई तैयार नहीं है। तो हमारी कोशिश यही है कि लोग आएँ, कदम बढ़ाएं, हमारा साथ दें, हमसे जुड़ें और इस कराची को ओन करें और इसके जो पेचीदा मामलात हैं उसको हम लोग आगे पहुंचाएं ताकि कुछ ना कुछ बेहतरी हो, क्योंकि दस्तक देना हमारा काम है और हम देते रहेंगे। खान साहब, क्या प्लान लेके उतरे हैं? कराची ग्रैंड अलायंस जो है, मतलब बुनियादी एजेंडा मैं पूछना चाहूँगा कि अगर अल्लाह ताला आप पे मेहरबानी फरमाए, आवाम आपको मुंतखब करती है और आप असम्बली में आ जाते हैं, तो क्या लाहे अमल होगा? क्या डिमांड करेंगे? किस तरह काम करने की कोशिश करेंगे? कराची को कैसे बेहतर करना चाहेंगे? देखिए, हम तो आज भी कराची को बेहतर करने की बात करते हैं ना। 1-2 सूबाई असम्बली, कौमी असम्बली की सीटें अगर हों तो कम से कम ऐवानों तक तो हमारी बात तो जाए ना। जी कि भाई हम ये कहना चाह रहे हैं कि कराची शहर को एक अलग इंतज़ामी यूनिट बनाओ, ठीक है, ताकि ये शहर तरक्की करे, इस शहर के लोगों को उनको इंसाफ मिले। आप ये देखें मंसूर साहर साहब, पूरी दुनिया में ये कहीं नहीं होता कि 3.5 करोड़ के शहर को 2 करोड़ 5 लाख का शहर करार दिया जा रहा है। अब जो 1.5 करोड़ अफराद है, इनके शनाख्ती कार्ड यही का बना हुआ है, यानी टेम्परेरी शनाख्ती कार्ड इनका यही का बना हुआ है। सही। लेकिन सेंसिस में इनका नाम, इस 1.5 करोड़ अफराद का नाम जो है वो KPK में है, पंजाब में है, इधर उधर है। या कराची में जो 15 लाख के करीब इंटीरियर से सिंधी आगे रहते हैं वो हमारे भाई हैं, उनको रहना है, उनका हक है। सर, कराची सिंध है,
कराची को आप नहीं, कराची को आप सिंध से अलग कैसे तस्वुर कर सकते हैं? कराची सिंध का हिस्सा है, सिंध कराची है, कराची सिंध है। मैं ये मना थोड़ी कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ वो यहाँ रहते हैं ना। जी जी। वो 15 लाख वोटर कहाँ होने चाहिए? यही जॉब कर रहे हैं, यही नौकरी कर रहे हैं, उनके बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं, ये मानने वाली बात है। उनका नाम सेंसस में कहाँ होना चाहिए? कराची में, कराची शहर में होना चाहिए। बिल्कुल। अब क्या ये 15 लाख लोग क्या वोट डालने जाएंगे? नहीं जाएंगे। तो पाकिस्तान में तो वैसे ऐसा होता है कि वोट आप डालने जाएं या नहीं जाएं, वोट डल जाता है। लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं जो इखलाकी तौर पर है, क्या ये वोट डालने जाएंगे? 50 लाख पठान रहते हैं यहाँ इस शहर में, ठीक है, कोई पेशावर से ज्यादा पठान कराची में रहते हैं। पूरे पाकिस्तान का सबसे, देखें सराइकी यहाँ रहते हैं, माशाल्लाह, सराइकियों का सबसे बड़ा शहर कराची है। बिल्कुल ठीक है। पठान यहाँ रहते हैं, पठानों का सबसे बड़ा शहर जो है ना वो कराची है। बिल्कुल सही है। इसी तरह बलोच जो यहाँ रहते हैं, जी जी, बलोचों का भी सबसे बड़ा शहर कराची है। बिल्कुल सही है। तो यानी और अब सिंधियों का भी सबसे बड़ा शहर कराची है, और सिंधियों का भी सबसे बड़ा शहर कराची है। बिल्कुल। अब ये कहेंगे तो वो कहेंगे यार, नहीं हम कह रहे हैं जो सिंध में सिंधी जबान बोलने वाले हैं, ठीक है, सिंध में तफरीक है, एक उर्दू जबान बोलने वाले, एक सिंधी जबान बोलने वाले। लेकिन उर्दू जबान जो बोल रहे हैं वो भी सिंधी हैं, और जो सिंधी जबान बोल रहे हैं वो भी सिंधी है। जो बलोची स्पीकिंग है वो भी तो सिंधी है ना। तो सिंध में तो मुख्तलिफ जबानें बोलने वाले हैं, तो सिंधी जो सूबे में रह रहा है वो सिंधी है। तो अगर सब सूबे में रह के सिंधी कह रहे हैं तो हमें सिंधी मानो ना। आप मुझे सिर्फ एक बात बताएं, मैं ग्रेजुएट हूँ, मैं गवर्नमेंट ऑफिसर रिटायर हो गया, सही, रिटायर्ड मुलाजमीन का एक फोरम है, ठीक है, जो सिंध ग्रेजुएट एसोसिएशन के नाम से, उसमें मेरे को शामिल नहीं करते। अगर मैं सिंधी, अगर मुझे मान रहे हैं और मैं खुद कह रहा हूं मैं सिंधी हूं, तो मुझे उस ग्रेजुएट फोरम में क्यों नहीं शामिल करते? मैं सिंधी हूं, मुझे जीए सिंध में क्यों नहीं शामिल करते? उस वक्त कहते हैं कि जी जनाब हम अहले जमीन को लेंगे। अगर मुझे नहीं लेंगे तो मैं अपने आप को यही समझूंगा ना कि मुझे इन्होंने निकाला हुआ है, मुझे सौतेली माँ जैसा सलूक कर रहे हैं, मुझे नौकरी में हिस्सा नहीं मिलता। ये कहा जाता है कि जनाब जो है ना, आप जो है ना वो उर्दू स्पीकिंग है, और कराची शहर को नौकरी जो 40% है वो भी नहीं मिल रही है। अच्छा, ऐसा तो नहीं है, उबैद की तरफ आते हैं, नौजवान की तरफ। अब छोटी सी बात करेंगे, ऐसा तो नहीं है कि हम खुद दूर रहे यहाँ की दीगर कौमियतों के साथ, या पिछले हवाले ऐसे रहे कि हमें दूर कर दिया गया? ऐसा तो नहीं है। बस ये कह सकते हैं कि सियासत की नज़र हुई है ये चीज़ें। कौमियत तो देखें, हम किसी भी कौमियत से बिलोंग करते हैं। ये कराची देखें है क्या, ये मिनी पाकिस्तान है ना। यहाँ पे सारी कौमियतें रहती हैं, हम सब में भाईचारगी है, हम सब रहते हैं। लेकिन सियासी तौर पे हमें अपने मकासद के लिए सियासी तौर पे हमें अलग किया गया, वरना ऐसा नहीं है कि हम अलहदा हैं। हम एक ही गली में, एक ही मोहल्ले में रहने वाले लोग हैं। हमारे मोहल्ले अलग अलग नहीं है। बिल्कुल ठीक हम है। एक ही मोहल्ले में रहते हैं, एक ही जगह पे रहते हैं, एक ही होटल पे बैठ के चाय पीते हैं, एक ही जगह पे खाना खाते हैं। हमें सिर्फ सियासी मकासद के लिए अलहदा किया हुआ है, वरना ऐसा कोई कुछ नहीं है कि हम और ऐसा मुद्दतों से होता रहा है। और बिल्कुल शेख साहब, मैं आपकी तरफ आऊंगा, लेकिन उससे पहले नाजरीन हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। हमें उम्मीद है आप हमारे साथ रहेंगे। वेलकम बैक नाजरीन। एक दफ़ा फिर हम ब्रेक से वापस आ गए हैं और मौजू कराची है। कराची ग्रैंड अलाइंस के चेयरमैन असलम खान साहब मौजूद हैं, दीगर रहनुमा मौजूद हैं, उबैद मौजूद हैं, मंजूर शेख साहब मौजूद हैं। शेख साहब, ब्रेक पे जाने से पहले बात हो रही थी, जो इस नौजवान का कहना है कि दूरियां तो पैदा की गई, ऐसा तो नहीं है, लेकिन वो कुछ सियासी मामलात थे। आज की यूथ आपके साथ बैठी है, आप समझते हैं कि वक्त तब्दील हो गया है और अब लिसानी किसी भी सियासत की कोई गुंजाइश नहीं है, सबको बाहम शीरो शकर होकर कुछ काम करने की ज़रूरत है, ऐसा ही है? बिल्कुल ऐसे ही है और होना चाहिए। पहले भी जो मामलात थे उसमें हम लोगों को सबको सोच विचार के साथ कोई ऐसा बड़ा होना चाहिए था जो हमें बेहतर पॉजिटिवली लेकर चल रहा होता।
और एक जान होकर, यानी कि एक कौम की बात अगर हम करें तो आज तक पाकिस्तान में ये चीज़ नहीं हो सकी, नारा नहीं लग सका। मैं कहूँगा कोई माई का लाल नहीं आया जिसने नारा लगाया, जबकि होना चाहिए, अब होना चाहिए। चलो ठीक है, पिछले गुजरे हुए कल की बात नहीं करते, आज आने वाले लम्हे की बात करते हैं। लिसानी तासुब के जो हवाले हैं वो आप समझते हैं कब से डेवलप होना शुरू हुए? मैं सियासत का तालिब इल्म हूँ, तो मुझे लगता है कि भुट्टो की जो पीपल्स पार्टी थी उसमें सिंधी, पंजाबी, बलोची, पठान, सराइकी सब थे। ऐसे ही है या कहीं कुछ और गुंजाइश है? तफरीक कहाँ से पैदा होनी शुरू? असलम खान साहब जी आप कुछ बताएं। मैं बताऊं आपको, जी जी जरूर बताएं। तफरीक पैदा ही जब पीपल्स पार्टी इख्तिदार में आई, पाकिस्तान टूट गया। और पीपल्स पार्टी जब इख्तिदार में आई तो इससे पहले सिर्फ नेशनल स्टूडेंट फेडरेशन हुआ करती थी और जमीयत हुआ करती थी। इसके बाद जो है तमाम कौमियतें बनी, गिलगित बिल्तिस्तान, पख्तून स्टूडेंट फेडरेशन, पंजाबी स्टूडेंट फेडरेशन, यानी तमाम कौमियतों का जो सबसे ज़्यादा नुकसान जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यानी भुट्टो साहब के दौर में जितना तासुब फैला, और उस वक्त भी आप देखें कोटा सिस्टम नाफिज किया गया, महाजरों और सिंधी में जो है वो दूरी ही पैदा जुल्फ़िकार अली भुट्टो के ज़माने में हुई, अपने मकासद के तहत की गई। आप ये देखें ना कि आज हम जितनी सारी बातें कर रहे हैं कि आज सिंध को सिर्फ इस बुनियाद पर नुकसान पहुंच रहा है, NFC अवार्ड का 1.5 करोड़ अफराद का NFC अवार्ड सिंध को नहीं मिल रहा है। किस वजह से? कि ये सिंध के लोग जो हुकूमत कर रहे हैं वो ये सोचते हैं कि अगर ये 1.5 करोड़ अफराद को हम इंडक्ट कर लेते हैं तो ये, यानी सिंध गवर्नमेंट की बात करो, सिंध गवर्नमेंट ये सोचती है कि 1.5 करोड़ अफराद को अगर हम इंडक्ट कर लेते हैं तो हमारी सीटें कम हो जाएंगी। वो भाई सब पाकिस्तानी है, सबको मौका मिलना चाहिए। KPK ये कहता है कि अगर 50 लाख पठान हमारे पास से निकल जाएंगे तो 50 लाख का NFC अवार्ड सिंध को मिलेगा। पंजाब ये कहता है कि पंजाब से सराइकी और पंजाबी मिला के अगर 50 लाख का NFC अवार्ड जो है उनसे छीनकर सिंध को चला जाएगा। बल्कि खान साहब ये जो आप बात कर रहे हैं ये तो वो मतलब एक अफसानवी गुफ्तगू मुझे लग रही है। और लेकिन मैं चूंकि मेरे प्रोग्राम का जो फॉर्मेट नहीं है डॉक्टर, मुझे बताया ना ये NFC अवार्ड मिलना चाहिए। बिल्कुल, मैं आपसे ये कह रहा हूं कि चूंकि मेरे प्रोग्राम का फॉर्मेट ये है कि हम मुस्कुराते हुए, हंसते हुए, बोलते हुए, बहुत ज्यादा ड्रैग नहीं करते हैं। हम कोशिश करते हैं कि बहुत ही लाइट मूड के साथ चलें। ये सब शैतानियां हुई हैं, ऐसा तो नहीं है नहीं हुई हैं। और मुश्ताक अहमद यूसुफी मुझे याद आ गए, वो कहते हैं कि वो हर आदमी शैतान से पना मांगता है। बिल्कुल शेख साहब जी सर। और कुछ लोगों को शैतान पना दे भी देता है। जी बिल्कुल। तो ऐसा हवाला है ना। तो ये शैतानियां जो हैं ये तो अब आप माजी कर दें, आप अपना एजेंडा डिस्कस करें। मुझे ये बताएं खान साहब कि आप को अगर इख्तियार मिलता है तो आप क्या करना चाहेंगे? आप कैसे इस सारे मामले को सीधा करेंगे वो बताइए ना। देखिए, हम तो सीधा इस तरह करेंगे कि इस शहर के अंदर जो शहर के लोग रहते हैं उनका जो राइट आइन के मुताबिक है, कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक है, उनको दिया जाए। उनके दिलाने के लिए जद्दोजहद करेंगे। पूरी दुनिया में मुकामी पुलिस होती है। बिल्कुल सही। अंग्रेजों ने अपने इख्तिदार को लाने के लिए अंग्रेजों ने क्या किया कि दूसरे शहरों की पुलिस ले आके छोड़ दी। आज हमारे मुल्क में भी यही हो रहा है कि पंजाब की पुलिस जो है यहाँ पर है, यहाँ की पुलिस कहीं और है, सिंध की लाड़काना की पुलिस यहाँ है, लाड़काना में कहीं और लोग बैठे हुए। यानी मुकामी पुलिस का तस्वुर है, जुराइम कम होंगे। हमें एक दूसरे को जब दूसरों की आंखों में मुरब्बत होगी, अगर वो इसी शहर का होगा, इसी जगह का होगा, इसी मोहल्ले का होगा। हमारे तो आइन में है कि जो जिस डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो शख्स रहता है उसको नौकरी उसके डिस्ट्रिक्ट में मिलनी चाहिए। आज इस शहर में लाखों की तादाद में लोग अपॉइंट हुए हैं बगैर किसी मेरिट के। इसके अलावा आप ये देखें कि ये तमाम लोग, इस शहर की जितनी सीटें थी इस पर ऑन डेपोटेशन लाकर लोगों को यहाँ पर ला दिया गया। हम ये कहते हैं डेपोटेशन को खत्म कराएं, हम डेपोटेशन को खत्म कराएंगे। हम कराची के लिए बिल्कुल 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 खान साहब, बिल्कुल बिल्कुल खान साहब, आपकी बात ठीक है। लेकिन सूरत हाल क्या है जो आप बात कर रहे हैं ना, मैं बिल्कुल उससे डिनाई नहीं कर रहा, लेकिन बुनियादी मसाइल जो हैं वो कराची का पानी, बिजली, गैस भी तो हैं। आम आदमी महंगाई से भी तो परेशान है। आम आदमी के ये मसाइल जो हैं ये कहाँ रखे हैं आपने? देखिए, आपके पास अगर सब चीज़ें मौजूद हो और इज्जत ना हो तो बेकार है ना सारी चीज़ें। अगर आपको खाने को अगर बेइज्जती से मिल रहा हो, अगर तो अब जब सबसे पहले तो हमारी ये डिफाइन करना है कि भाई हम हैं कहाँ। ये कराची के लोग चाहे सिंधी, पंजाबी, पठान, महाजिर जो भी हैं वो हैं कहाँ।
उनका हक क्या है शहर पे, यानी उनका शहर पे हक ये है कि मुकामी एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर कोई नहीं है। हम ये आज भी आपकी तवज्जो से भी दावा करते हैं कि कराची के अंदर जो मुकामी एडमिनिस्ट्रेशन है वो होनी चाहिए, यानी 32 सेक्टरीज के अंदर 5 सेक्टरी भी जो है वो कराची के नहीं है। थानों की बात करते हैं तो 109 थानों में से 80% से ज्यादा थानों में जो SHOs लगे हुए उनका ताल्लुक कराची से नहीं है। ये हम चाहते हैं कि ये सारी चीजें हल की जाए। हम ये नहीं कह रहे कि वो हमारे कराची वाले अगर पुलिस में नहीं आना चाहते हैं, वो बाबू ही बनना चाहते हैं। आ जाता हूं मैं नौजवान की तरफ, अगर आप बाबू बनना चाहते हैं, पुलिस में नहीं आना चाहते हैं, तो इंटीरियर सिंध से इलाके SHO लगाया जाएगा ना, सिपाही वहीं से आएगा, फिर कहां से आएगा? नहीं सर, देखें ऐसा नहीं है कि हमारे लोग SHO नहीं बनना चाहते या थानों में नहीं जाना चाहते। क्यों ऐसा तासुब दिया जा रहा है कि कराची के लोग जो हैं वो फोर्सेस में नहीं जाना चाहते? नहीं सर, ऐसा नहीं है। नौजवान हर जगह जाना चाहता है, अगर मौके प्रोवाइड किए जाएं तो हर जगह नौजवान जाना चाहता है। यही चीज़ें हैं कि जो कि लोगों को जब एजुकेशन अच्छी दी जाएगी तो लोगों को ये अवेयरनेस दी जाएगी कि कराची के बच्चों को ये बताया जाए, ये समझाया जाए कि फोर्सेस में जाना कुछ बुरा नहीं है, आपका भी उतना ही हक है जितना बाकी सब मुल्क का हक है फोर्सेस में जाना। यहाँ के लोग भी फोर्सेस में जाना चाहते हैं, लेकिन जब वो ये देखते हैं कि हमें मौका ही नहीं मिलेगा, हमें आगे जाके दबा दिया जाएगा, हमारी आवाज़ को दबा दिया जाएगा, हमें प्रमोशंस नहीं दिए जाएंगे, तो सिर्फ पुलिस की बात नहीं है। लोग कराची के लोग किसी भी कराची के इदारे में नहीं जाना चाह रहे। अगर हमें नौकरी दी जाए 3 ग्रेड की या 4 ग्रेड की, तो आप मुझे बताएं कि यहाँ के लोग, कराची के बच्चे जो कि अब इंटर करते हैं, मैट्रिक प्राइवेट स्कूल से करते हैं, गवर्नमेंट स्कूल तो आपके सामने बंद है ना, बुरी हालत है, कोई वहाँ पे कोई एजुकेशन तो हासिल कर नहीं सकते। हम प्राइवेट स्कूलों से एजुकेशन हासिल करते हैं, प्राइवेट कॉलेजेस से महंगी महंगी फीसें भर के एजुकेशन हासिल करते हैं, हम 4 साल की ग्रेजुएशन हासिल करते हैं, मोस्ट एक्सपेंसिव। उसके बाद अगर आप ये सोचें कि अगर 3 ग्रेड की 4 ग्रेड की नौकरी दी जाए तो आप मुझे बताएं हम वो कैसे एक्सेप्ट करेंगे? अगर हमें बिल्कुल आपकी बात ठीक है, लेकिन जैसे मैंने खान साहब आपसे जिक्र किया कि मेरे शो का जो मूड है वो लाइट मूड है और मैं बहुत हैवी गुफ्तगू नहीं करता, बीच में थोड़े से कुछ पत्ते अपने निकाल के ज़रूर मैं खेलता हूँ। मैं शेख साहब की तरफ आता हूँ। शेख साहब, अमेरिका में मोहब्बत की अलामत के तौर पर फूल पेश किया जाता है और पड़ोसी मुल्क में, भारत में म्यूज़िक का हवाला सामने आता है जब आप किसी को अट्रैक्ट करते हैं सिन्फ मुखालिफ को। तो पाकिस्तान में फी ज़माना, नौजवान शायद ज़्यादा मुझे बेहतर बताएगा, कि मोहब्बत की जो अलामत है वो इजी लोड है। मैं शेख साहब से पूछना चाहूँ, इनके सर आपके दौर में क्या मोहब्बत का इजहार किस तरह होता था? मुस्कुराने सर, ये मैंने कहा ना, मेरे शो का मूड जो है वो मैंने लाइट इसीलिए रखा है। इस वक्त आपके कहने पर सायमा याद आ गई। जी नहीं, वो जो इजी लोड मांगती थी वही सायमा है। जी सायमा है, सायमा नहीं है, उसका नाम कुछ और है। बहरहाल फर्ज, हम जरूर नहीं है कि उसका एक्चुअल नाम ले लें। सबा है, सबा वाली। मगर वो अच्छा, कराया तो मतलब आपने नहीं कराया, आजकल के आप तो हो सकता है इस नौजवान ने करा भी दिया हो, लेकिन उस दौर में क्या मोहब्बत का हवाला क्या होता था? सर असल में देखें, मोहब्बत तो अजल से अब तक है बेशक, और इसको कोई नहीं कह सकता कि इस दौर में, उस दौर में, और मोहब्बत ही हर एक दौर के तकाजे मुख्तलिफ होते हैं ना। पहले लोग लता को सुनते थे, नूरजहां को सुनते थे, मेहंदी हसन को सुनते थे, आज जो है वो आतिफ असलम को सुनते हैं और वो कैफी खलील को सुनते हैं। हमारी जनरेशन जो है ना, वो लास्ट जनरेशन जिसको कहेंगे ना, वो वाली है जो काफी चीजें देखकर आई है, यानी कि मोहब्बत, प्यार, सब कुछ देखा, आस पड़ोस की मोहब्बतें भी देखी, कबूतर पाले हुए थे आपने कुछ तरसील के लिए। जी बिल्कुल, मोहल्लेदारी भी देखी, फिर उसके बाद जनाब वो आग और का दरिया भी देखा। तो वो सारी चीजें हम देख चुके हुए हैं ना। अब हमें फिक्र है छोटे हमारे जो बच्चे हैं उनकी, ठीक है ना। और हम नहीं चाहते हैं कि जैसे चले ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा टाइम गुजरा, हम चाहते हैं कि हमसे ज्यादा बेहतर हमारी आने वाली नस्ल का टाइम गुजरे। और यही वजह है कराची ग्रैंड अलायंस जो बेसिकली है वो यही इसी चीज पर काम कर रही है कि हम ये नहीं चाहते हैं कि जो पिछले जैसे 8-10 सालों में 5-8 लाख बच्चे हमारे यहाँ से चले गए हैं, तो वो एक दर्द होता है। उस माँ से पूछें जिसका बच्चा, जिसको जवान करती है, लाखों अरबों रुपये पे खर्च करती है उसके ऊपर, ग्रेजुएशन होती है, फिर उसके बाद अचानक पता लगा जी उसका वीज़ा मिला और वो चला गया। वाकई अगर ये चीज़ें, मैं गुजर चुका हूँ इन सारी चीज़ों से, मेरे अपनी ज़ात के हिसाब से बात कर रहा हूँ, तो
तकलीफ होती है, और हम नहीं चाहते हैं कि हमारे बच्चे जो है अपने माँ बाप को छोड़कर जाएं और माँ बाप के आंसू निकलें। खुशी नहीं होती है कि नहीं, बिल्कुल आपकी बात सही है, बिल्कुल आपकी बात सही है। मैं उबैद, मुझे ये बताओ मैं एक चीज़ और कहूँगा सर। जी जी। दुनिया असल में चेंज हो गई है, दुनिया चेंज हो गई है, ठीक है। अमेरिका चेंज हो गया है, रूस चेंज हो गया है, जो एक ख़ास क्लैश वाले लोग थे तो वो चेंज हो गए, तो हम क्यों नहीं चेंज होंगे, और हम कब चेंज होंगे? ये बहुत अहम सवाल है खान साहब। मैं मतलब आपकी तरफ आऊंगा, ये मतलब मैं कुछ और पूछना चाह रहा था, मैं नौजवान से कुछ और अच्छी गुफ्तगू करना चाह रहा था, लेकिन बॉल इतनी इन्होंने शॉर्ट पिच दे दी है। कब चेंज होंगे? देखिए, हमने इसके लिए भी एक नारा लगाया है। हम ये कहते हैं कि दुनिया में सारी कौमों ने जब तरक्की की, जब वो वन नेशन हुए, ठीक हो गया। आज हम वन नेशन नहीं हैं। अपने अपने मफादात के तहत सियासी लोगों ने, कुछ और लोगों ने हम सबको ग्रुपों में बांट दिया है। जब आप ग्रुपों में रहते हैं ना, जब तक हम वन नेशन नहीं बनेंगे तो हमारी तरक्की कैसे होगी? पूरी दुनिया में देख लेना, यही उसूल है। अब होता यह है कि मैं बोलता हूँ मैं इस ग्रुप का हूँ, लिहाजा मैं अपने ग्रुप को तरक्की दूँ। दूसरा ग्रुप आ जाता है, वो अपने ग्रुप को तरक्की देना शुरू कर देता है। पाकिस्तान की तरक्की का कोई नहीं सोचता। आज अगर आप देखेंगे तो 1960 के बाद पाकिस्तान यूं ऊपर जा रहा था, ब्रेड फूड बनने लगा था, सारी चीज़ें हुई थी, लेकिन 1970 आ गया। 70 के बाद जो है हमने दुनिया की सबसे बड़ी गलती की कि हमने नेशनलाइजेशन कर लिया। नेशनलाइजेशन में हम तबाह बर्बाद हो गए। अब हमें चाहिए, ये पट्टी किसने पढ़ाई थी पाकिस्तान को? क्या इसमें बैरूनी कुव्वतों का हाथ आप देखते हैं? 101% बैरूनी कुव्वतों का हाथ था। इस्लामी सोशलिज्म के नाम पर यहाँ पर सबसे पहला काम जो किया वो किया ये गया कि इस्लामी सोशलिज्म के नाम पर जितने भी लेफ्टिस्ट थे उन सबको ख़त्म कर दिया गया। पाकिस्तान में भुट्टो साहब ने आते ही सबसे बड़ा काम ये किया कि उन्होंने पाकिस्तान के अंदर जो है लेफ्टिस्ट को ख़त्म कर दिया, क्योंकि सारे इस्लामी सोशलिज्म के नाम पर भुट्टो साहब के पास चले गए, और भुट्टो साहब ने इस्लामी सोशलिज्म के नाम पर चंद सनतों को, उन सनतों को जो है कौमियत में ले लिया और मुल्क हमारा तबाही की तरफ चला गया। सर भुट्टो ये ना कहें, देखें अगर हम सयाको सबाक के साथ अगर कुछ चीजें, क्या भुट्टो ने पाकिस्तान को एटमी कुव्वत नहीं बनाया कि आज आपका वजूद जो कायम है, इस दूसरी इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस, बाकी मामलात, बैरूनी मतलब अफरादी कुव्वत को बाहर भेजने के हवाले, ये सारे क्रेडिट्स नहीं देते हैं आप भुट्टो को? हम देते सारी, सबके यही कह रहे हैं ना। लेकिन जब आपने सवाल किया कि भाई तासुब किसने फैलाया, तो मैंने आपको सबूत के साथ बता रहा हूँ कि भाई जो है वो कोटा सिस्टम किस दौर में नाफिज हुआ, सिंधी महाजिर फत दुश्मनी जो है फसादात किस दौर में हुए, यानी जरूरत क्या थी। और इसमें जो उर्दू बोलने वाले अकाबरीन थे वो बिल्कुल बरी जिम्मा है, उन्होंने कुछ नहीं किया। मतलब आप सारा कसूर उधर ही ट्रांसफर करते हैं। नहीं, उर्दू बोलने वाले देखिए ये सारी बातें करते हैं। एक सिंधी कहता है भाई हमने पाकिस्तान के अंदर जो है ना महाजरों को जो है ना वो अपने पना दी, इसमें क्या शक है? पहली करारदाद सिंध असेंबली से पास हो रही है, इसमें क्या शक है? सर मैं मान तो रहा हूँ ना, मैं मना थोड़ी कर रहा हूँ, लेकिन जब सिंध को अलहदगा, कराची को जब अलहदा करने की बात की गई कि जब 1 यूनिट टूटा तो फेडरल गवर्नमेंट ने कराची के लोगों को कहा कि हम आपको अलग सूबा बना के दे रहे हैं, बस यहाँ उस वक्त दे रहे थे, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, हम सिंधियों के साथ रहना चाहते हैं, सिंधी हमारे भाई हैं, सिंध के अंदर हमारी ज़मीनें हैं, सिंध के साथ हमारे रिश्ते हैं, लिहाजा हम सिंध के साथ रहना चाहते हैं। अगर हमारे दिल में कोई तासुब होता या हमारे दिल में सिंधियों के लिए कोई नफरत होती तो उस वक्त हम अलग हो जाते, उस वक्त तो सबसे अच्छा मौका था। लेकिन हमने कहा नहीं, हम सिंधियों के साथ रहेंगे। आज भी हम यही चाहते हैं। लेकिन अगर मैंने बात की दोस्त से तो कहने लगा यार हम सिंध धरती हमारी माँ है। मैंने बोला यार माँ तो हमारी भी है यार, तो माँ जब हमें दूध नहीं पिलाएगी, जब माँ हमें हमारा हिस्सा नहीं देगी तो हम क्या करेंगे? माँ को कुछ नहीं कह सकते, लेकिन हम माँ से जाके थोड़ी दूर पे घर ले लेंगे, हमारा भी पेट भरे। ऐसा ही है खान साहब। मुझे याद आ गया किसी का शेर के सिंधी और महाजरों के हवाले से जो बात निकली कि तुम्हारे विरसाए अजदाद को खुदा रखे, तुम्हारे विरसाए अजदाद को खुदा रखे, मुझे भी प्यार मेरे शहर हस्तबूत से है, मेरी ज़मी है मेरी माँ, मैं इब्ने मरियम हूँ, तुम्हारा खून से रिश्ता तो मेरा दूध से है। हाजिर होते हैं एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक नाजरीन। हम ब्रेक से वापस आ गए हैं और बड़ी दिलचस्प और अहम गुफ्तगू चल रही है। खान साहब, मैं कुछ थोड़ा सा आखिरी सेशन है हमारे इस प्रोग्राम का, तो 113 PS जहाँ से आप इंतखाब लड़ रहे हैं, कुछ हल्के के हवाले से बताएं, क्या एरियाज़ हैं जो उसमें आते हैं और क्या आपकी अब तक की इंतखाबी मुहिम है? देखिए, हमने 113 जो है वो बल्दियापुरा है। अच्छा। और देखिए, हम जैसे कि हिंदुस्तान में मुसलमानों के इलाके को काट दिया जाता है। अच्छा, ये पहले से काट दिया जाता था या अभी जो बीजेपी की हुकूमत आई अब काटा जाता है? नहीं, शुरू से काट दिया जाता है। शुरू से ही काट दिया कि मुसलमान अगर कहीं 100 रह रहे हैं ना, तो उनको 25 को एक हल्के में डाल देते थे, 25 को एक हल्के में डाल देते थे, 25 को एक हल्के में डाल देते थे। सही। तो हमारे साथ भी यही हुआ। पहले जो हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी थी, यानी आप ये देखें कि ये एक रोड जा रहा है, इस रोड को जो पहले पूरा 100% इस एक कॉन्स्टिट्यूंसी में होता था, आज उसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, क्योंकि वहां उर्दू बोलने वालों की तादाद ज्यादा है, महाजरों की तादाद ज्यादा है, लिहाजा इनको डिवाइड कर दिया गया। इंटीरियर के अंदर भी आप यही देख लें। अब वहां की जो सूरत हाल है वो पूरी एक पट्टी है। बल्दिया को देख लें, बल्दिया और हसरत महानी कॉलोनी मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में, लेबर स्क्वायर मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में। मैं आपको, और मेरा ख्याल है आपकी वो जाए पैदाइश भी वहीं, जाए पैदाइश भी पाक कॉलोनी की है, विलायताबाद की है। ठीक हो गया। आपको मैं ये बता रहा हूँ कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम वहां जो है ना, पानी का है। ओके। बल्दिया में चले जाएं, आप पाक हसरत महानी में चले जाएं, बल्दिया के मुकाबले में हसरत महानी में कम है। लेकिन ये जो हब डैम बना था, ये बना ही बल्दिया यानी डिस्ट्रिक्ट वेस्ट वालों के लिए बना था। ठीक। थोड़ा सा एरिया आप डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल का कह सकते हैं, सुरजानी और जानी का, लेकिन हब डैम बनाने का मकसद डिस्ट्रिक्ट वेस्ट को पानी फराहम करना था। और वहां से अगर किसी को जाना था तो साउथ में जाना था, यानी लियारी की तरफ जाना था। सही। लियारी की तरफ वहां से लेके जाते हैं, और यहां से जो पानी है जो 100 MGD आ रहा है, उसको 90 MGD है एक्चुअली, तो 90 MGD जो पानी आ रहा है वो पूरे का पूरा जो है वेस्ट को मिलना चाहिए। वेस्ट आज कहां से कहां खड़ा हुआ है, K4 नहीं आ सका। आप मुझे बताएं, दुनिया में कहीं नहीं ऐसा होता, अल्लाह मुझे माफ करे, कि 2006 में जब जो है जिस वक्त K3 आया है, K3 आने के बाद K4 2011 में आ जाना चाहिए था। आज 2023 हो गया है, आज भी K4 2 साल मजीद नहीं आएगा। क्यों? कि हमारे अरबाब व इख्तिदार चाहते ही नहीं हैं कि इस शहर को पानी मिले, इस शहर को बिजली मिले, इस शहर को गैस मिले। आप मुझे बताएं ना, इस शहर के साथ जो ज्यादतियां हो रही हैं, आज माँ ये सोचती है, यानी मेरे PS के अंदर आप चले जाए तो पूरी यानी साइड से जब जाते हैं तो सबसे ज्यादा कत्ल-ए-आम होता है, डकैतियां होती हैं। माँ जब बच्चा, जो पूरा इंडस्ट्रियल एरिया है उसके अंदर जो कुछ होता है, माँ जब बच्चे को भेजती है, बीवी जब अपने शौहर को भेजती है, बहन जब अपने भाई को भेजती है नौकरी पे, तो दुआ करती है, या रब्बुल आलमीन इसको सही घर लेके जाना और सही सलामत घर वापस। जी बिल्कुल ऐसा ही है। अमन की सूरत हाल की ये है सूरत हाल इस मुल्क में। आज जैसे सेफ सिटी का इन्होंने बताया, आज तक यानी कि 10 साल पहले ये काम हो जाना चाहिए था, आज तक नहीं हुआ। क्यों? कौन लोग जिम्मेदार हैं? उनसे पूछा जाए। आज करप्शन का ये आलम है, करप्शन जो है, बिल्कुल करप्शन से लगता है कि यार करप्शन जो है कहां पहुंची हुई है। बिल्कुल उस करप्शन को खत्म करने के लिए कोई तैयार नहीं है। आज ये कह दिया जाता है कि 50 करोड़ तक का जो है ना वो नैब में केस ही नहीं जाएगा, यानी 50 करोड़ तक आपको रिश्वत बिल्कुल कह दी गई है कि आप कर लें। इसके बाद वो 1 अरब रुपए भी करके 10% देके, यानी मैं अगर रिश्वत लूं, 1 अरब रुपए की रिश्वत लूं और 10 करोड़ रुपए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को देकर और 90 करोड़ को जो है मैं जायज करा लूं, तो मेरे भाई उसको सजा मिलनी चाहिए। 90 करोड़ रुपए भी उससे वापस ले इस तरह का किसी में जजमेंट भी आया है चीफ जस्टिस साहब का, जिसपे उन्होंने कहा है कि जी ये नैब का कोई था जिसके कागजात रिजेक्ट किए, मैं नाम भूल रहा हूँ। खैर बहरहाल नौजवान की तरफ आते हैं। उबैद, आपका हल्का है 1 to 1 जी, तो कैसी है तैयारी, क्या आपने नोट किया, क्या इलाके हैं, जरा कुछ? बेसिकली औरंगी टाउन का इलाका है, मोमनाबाद। ठीक है। काफ़ी सारे उसमें इलाके हैं, सेक्टर 11.5 नंबर है, इकबाल मार्केट है, फुटबॉल चौक है, एल ब्लॉक है, खलील मार्केट है, काफ़ी बड़ा एक हल्का है। मसले मसाइल की अगर बात की जाए तो मसले मसाइल तो देखें वो है ही औरंगी टाउन, और औरंगी टाउन तो आपको पता है वो एक कट्टी पहाड़ी के पीछे कहा जाता है। तो हम तो जब छोटे तो समझते थे पहाड़ी के पीछे का कोई हिस्सा होगा, तो वो जब गए तो जाते हैं तो अब ऐसे ही लगता है कि किसी पहाड़ी के पीछे का हिस्सा है जिसकी तरफ कभी ध्यान
दिया ही नहीं गया। रोड्स की कंडीशन इतनी बुरी है, जो मेन रोड्स हैं 100 फीट रोड्स हैं उसकी कंडीशंस बहुत वर्स्ट हैं। पानी की तो खैर सबके ही सामने है, औरंगी टाउन के लोग हमेशा से कहते आ रहे हैं कि पानी 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 पानी। बाकी ये है कि बाकी अमन अमान की सूरत हाल तो बहुत ज़्यादा बुरी है, लेकिन जो रोड्स की कंडीशंस है जो मैंने ख़ुद जाकर देखी वो एक बहुत ज़्यादा अफसोसनाक सूरत हाल है कि जैसे ऐसा लगता है कि औरंगी टाउन को लवारिस छोड़ दिया गया, पहाड़ी के पीछे ही धकेल दिया गया कि वो तो है ही नहीं कराची का हिस्सा। तो बाकी ये है कि हम इंशाल्लाह, मैंने जैसे भी आपसे कहा कि मैं यूथ हूँ और मैं मुझे अगर मौका मिलेगा तो मैं इन मामलों की तरफ भी आऊँगा, लेकिन मेरा सबसे मेन मोटिव यही है कि सबसे पहले कराची पड़ेगा तो पाकिस्तान पड़ेगा। और शेख साहब 125 मोटरसाइकिल नहीं PS अच्छा, मोटरसाइकिल चलाई तो होगी। ओह श्योर। और वो वन व्हीलिंग की है आपने अपने उस दौर में? तो मेरा ख्याल है वो कोई क्या उसको कहते थे, ट्रेल भी थी 175 ट्रेल। तो वन व्हीलिंग वगैरह की आपने? नहीं की? हाँ की, ये शौक था थोड़ा। जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत ज्यादा नहीं, मार भी खाई है। हल्के के हवाले से इलाके बताइए और बताइए कि क्या करना चाहेंगे। PS 125 बेसिकली ये गुलबर्ग टाउन फेडरल बी एरिया के मुख्तलिफ ब्लॉक्स आते हैं, 5, 6। वो मुक्का चौक भी शायद उसी में? 8 नहीं, अच्छा 5, 6, 7, 8 और 11, 10, 11, 12, 13 और 17, 18, 19, 20, 21, 22 तक है। तो अच्छी पढ़ा लिखा तबका है यहाँ पर शुरू से। और पहले तो ये कहा करते सबसे ज़्यादा ग्रेजुएट्स जो है फेडरल बी एरिया से ही हुआ करते थे, और ये रिकॉर्ड है ये। तो बहरहाल अच्छे लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, समझते हैं और हमारी बात को समझ भी रहे हैं। काफ़ी हमारी मीटिंग्स वगैरह मुख्तलिफ लोगों से चल रही हैं, बरादरीज़ हैं वहाँ पे बहुत अच्छी समझदार, उन लोगों से मुलाकातें चल रही हैं। तो समझते हैं वो बात को, और वो तो कहते हैं कि जी हम आपका साथ देंगे और इंशाल्लाह आपको कामयाब करेंगे। और दुआ यही है कि हम कामयाब हों, ताकि क्योंकि अभी भी कुछ मसले मसाइल तो बहुत ज़्यादा हैं ही, जाहिर है हर जगह है, वो तो पूरी कराची में कहीं भी हम नहीं कह सकते कि जी ओवरकम हुआ है। जस्ट वी हैव टू चेंज, हमें चेंज होना है, चेंज करना है और अच्छे पॉजिटिव वाली साइड पर रहना है। किसी को हम बुरा नहीं कहेंगे, किसी को भला नहीं कहेंगे, हम अच्छे होंगे तो इंशाल्लाह सब कुछ सही होगा। हमारी जो मेन वो है टारगेटेड कि जी हमारे बच्चों का मुस्तकबिल बेहतर हो कराची में। बिल्कुल जी। खान साहब एक आखिरी मिनट है हमारे पास, आपका कोई कन्वेंशन होने जा रहा है और क्या उसमें फाइनल करेंगे? लास्ट मिनट। कराची के हवाले से हमने कन्वेंशन किया है, तमाम आज़ाद उम्मीदवारों को उसमें दावत दी है कि वो आएँ और कराची के दर्द अगर रखते हैं तो कराची के लिए बात करें। और वो कन्वेंशन हम कर रहे हैं इतवार को 3 बजे ग्लूमी गार्डन के अंदर हमारा वो कन्वेंशन है। तो अगर उस कन्वेंशन में लोग आएंगे गुलशन चौरंगी पे, तो अगर वो आएंगे तो लगेगा कि भाई हम देखें, हम ये कहते हैं कि कराची के लिए लड़ो, कराची के हुकूक के लिए लड़ो। लड़ नहीं सकते तो बोलो, बोल नहीं सकते तो लिखो, और अगर लिख नहीं सकते, बोल नहीं सकते और लड़ नहीं सकते तो कम से कम उन लोगों का साथ तो दो जो कराची के लिए आवाज बुलंद कर रहे हैं। वाह वाह, उनके हौसलों को मत गिरने दो जो कराची के लिए आवाज बुलंद कर रहे हैं। इट इज अ कन्वेंशन। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया असलम खान साहब, उबैद मेरे नौजवान दोस्त, और मंजूर शेख साहब बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। खान साहब मैं हमेशा लाइट मूड के साथ अपना प्रोग्राम ख़त्म करता हूँ, लेकिन आपने जिस तरफ निशानदेही की है तो मुझे जैसे मैंने उस्ताद आरिफ शफीक के शेर के साथ शुरू किया था उन्हीं के शेर के साथ ख़त्म करूँगा कि कट गई है जो ज़बां होंठ हिलाते रहना, कट गई है जो ज़बां होंठ हिलाते रहना, अपने होने का तो एहसास दिलाते रहना, यूं ना हो शहर में तन्हाई के मुजरिम ठहरो, दिल मिले या ना मिले हाथ मिलाते रहना। बहुत खूब। इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम में आपका होस्ट मंसूर साहिर कुछ नए दोस्तों के साथ फिर हाजिर होगा। तो देखते रहिए प्रोग्राम वीनस टेलीविजन पर इलेक्शन।